हे गाइस, इट्स व्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और इसी के साथ यार आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अनस्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि यार देखो भाई सिर्फ 3-4 घंटे की नींद लिया मैंने, अभी भी काफ़ी ज़्यादा नींद में हूँ। लेकिन डेफिनेटली आज के एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यार एल क्लासिको पे। भाई डेफिनेटली यार अगर पिछले कुछ मैं एल क्लासिकोस की बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और डेफिनेटली बहुत इक्वल मैच था। यस, आई एम हाला मैड्रिड रियल मैड्रिड सपोर्टर हूं, तो भाई मैं तो खुश होऊंगा। लेकिन भाई जोक्स अपार्ट, बैंटरिंग ये सब चलता रहेगा। बार्सिलोना को भाई पूरी रिस्पेक्ट है, उन्होंने उनके एफर्ट्स ने और उनकी फाइटिंग स्पिरिट ने इस मैच को अलग ही लेवल पे ले जाया। और मेरे लिए कल का मैच ये 5 स्टार मैच था। काफ़ी लोग इस चीज़ को काफ़ी अंडररेट कर रहे थे कि सुपर कप दी एस्पाना का मैच है और ये है एल क्लासिको। नहीं ब्रो, एल क्लासिको का चार्म अभी भी उतना ही है जितना एल क्लासिको डजंट डिपेंड ऑन एनी प्लेयर, लेकिन एल क्लासिको में जो राइवलरी है ये बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल की है और कल का मैच इसका प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स की जो कि मैंने इस मैच में नोटिस किए थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है अगर हम डिस्कशन के पर्सपेक्टिव देखें। सबसे पहले बात करते हैं यार बार्सिलोना की। देखो यार डेफिनेटली बार्सिलोना कल का मैच हारी है। यस, कहीं ना कहीं हम बैंटरिंग के लिए, हम ट्रोलिंग के लिए, मजाक मस्ती में कह सकते हैं कि भाई देखो बार्सिलोना मैच हारी है, लेकिन वो फिर भी खुशी मना रहे हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट भाई खुशी मनानी चाहिए। यस, द वे दे प्लेड, मैंने देखो कल के वॉच लॉन्ग में भी इस चीज़ को कहा था कि इस बार्सिलोना में और पिछले, अगर मैं सेटियन के अंडर की बात करूँ या फिर रोनाल्डो कोमन के अंडर की बार्सिलोना की बात करूँ, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इस बार्सिलोना को फाइट करना आता है, इस बार्सिलोना को एक्चुअली में सामने वाले ओपोनेंट को डराना आता है। यस, इट्स ट्रू कि रियल मैड्रिड के घोटे मुंह में आ गए थे। जिस तरीके से गेम आगे बढ़ रहा था एक्चुअली में बार्सिलोना को थोड़ा थोड़ा बिलीव हो रहा था कि रियल मैड्रिड को वो हरा सकते हैं। एंड नो डाउट एक्चुअली में वो अगर हरा भी देते तो मैं कल की पर्टिकुलरली कल की परफॉर्मेंस को देखते हुए तो शॉक नहीं होता। ये मेरे को कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं 3 पॉइंट्स की जो कि कुछ इंटरेस्टिंग है, जो कि नोटिसेबल भी है, नोटिस भी किया है, लेकिन उस पर डिस्कशन करना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। अब देखो यार जिस तरीके से रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स थी, रियल मैड्रिड की अप्रोच थी, जो कि हम अभी बात करेंगे जब कार्लो एंसेलोटी टैक्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो बार्सिलोना की डिफेंस के रिगार्डिंग मैंने हमेशा से स्टेटमेंट दिया है कि जेरार्ड पीके और रोनाल्ड अराउहो, तो भाई देखो रोनाल्ड अराउहो तो है ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मेरे लिए, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है इस बार्सा की टीम में। लेकिन जेरार्ड पीके की बात करूँ तो ज़ावी के अंडर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखा है, बट इट कैन नॉट चेंज द फैक्ट कि बार्सिलोना को अपना डिफेंस ओवरहॉल करना पड़ेगा। इट हैज़ टू डू इट, क्योंकि कल के मैच में देखो यहाँ पर विनीसियस जूनियर ने एक्चुअली आउटरन किया है, यहाँ पर रॉड्रिगो ने काफ़ी टाइम आउटरन किया है और बार्सिलोना क्योंकि देखो हाई डिफेंसिव लाइन खेली थी, रियल मैड्रिड काफ़ी अच्छे से उनको आउटरन कर पाई थी, जो कि देखो एक्सपेक्ट। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर उनको डिफेंसिव ओवरऑल चाहिए। और ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पर हालांड या फिर हम बड़ी सुपरस्टार साइनिंग देखो कर सकते हो बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से, लेकिन स्टिल दे नीड डिफेंसिव ओवरऑल वेरी वेरी अर्जेंटली। इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब देखो यार इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेड्री ने जो इफेक्ट, जो इम्प्रूवमेंट और जो इम्पैक्ट डाला है फ्रॉम द बेंच आके, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं है। और ऐसे में सर्जी बुस्केट्स, पेड्री और गावी का जो ये ट्रायो था मिडफील्ड में, इसने एक्चुअली कहीं ना कहीं टक्कर दी है रियल मैड्रिड को, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कुछ मायनों में आउट क्लास भी कर दिया है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में क्या हम ये मान के चले कि पेड्री जैसे ही फुल्ली फिट हो जाएगा या फिर स्टार्टिंग लेवल अपनी जगह बनाएगा तो फ्रेंकी डियोंग का पत्ता कट सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा कि फ्रेंकी डियोंग के रिगार्डिंग आपको पता है कि शुरू में ये आई थी कि ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल होता है। आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी हाइपोथेटिकल स्टोरी, लेकिन यहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा कि इस समय कहीं ना कहीं ये ट्रायो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाउएवर मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट डालना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सर्जी बुस्केट्स की परफॉर्मेंस को, बिकॉज सबसे पहले तो उस पर पेस नहीं है और कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा रिप्लेस करने की जरूरत है। येस, इन द लॉन्ग टर्म उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको समझना पड़ेगा कि सर्जी बुस्केट्स एक्चुअली सिस्टम के हिसाब से खेलता है। सिस्टम अच्छा खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, सिस्टम अच्छा नहीं खेलेगा वो भी अच्छा नहीं खेलेगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल आता है फ्रेंकी डियोंग पे। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स, यानी कार्लो एंसेलोटी की इस गेम को लेकर जो अप्रोच थी। येस, इट वॉज रिस्की, येस इट वॉज कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हमको बैकफुट पे आना पड़ा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यही उसकी स्ट्रैटेजी थी। मैंने देखा यार इसको वॉच लॉन्ग में भी कहा था और इसको मैं अब रिव्यू में भी कह रहा हूँ कि कार्लो एंसेलोटी की टैक्टिक्स एक्चुअली में मोमेंट्स पे डिपेंड करती है। आप लोग कह सकते हो कि या वो इंडिविजुअल टैलेंट पे था, बट मैं इसको मोमेंट्स पे कहूँगा, बिकॉज ही न्यू कि यहाँ पर डैनी एल्वेस को वो आउटरन कर सकता है। ही न्यू कि वो कहीं ना कहीं अगर हम काउंटर अटैक की बात करें तो रियल मैड्रिड के पास वो पेस है कि वो यहाँ पे बार्सिलोना को आउटरन कर सकते हैं इन द
काउंटर अटैक, और अल्टीमेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं वही चीज़ हमारे लिए काम आती है। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी। यस, इसका एक सबसे बड़ा प्रो था कि देखो यार, अंसेलोटी के पास ना अब ये उसका मास्टरमाइंड है, उसने परफेक्शन ले लिया है कि किस तरीके से उसको विनीसियस जूनियर और करीम बेंजेमा की केमिस्ट्री को यूज़ करना है, किस तरीके से उसको अपना राइट विंग जो कि स्पॉटलाइट में नहीं रहता, यानी कि मार्को असेंसियो या फिर रॉड्रिगो की बात करें, हालांकि रॉड्रिगो ने भाई छोड़ा, मैं उसमें उसको इंटेंट के नंबर भी नहीं दूंगा जो उसने लास्ट मिस किया था, लेकिन स्टिल यहाँ पर उसको पता है कि कैसे उस तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेके आनी है, और ये उसको इसका सबसे बड़ा प्रो है उसके सिस्टम का। वो खींच सकता है, वो छील सकता है किसी भी सिस्टम को, चाहे कितना अच्छा, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि हमारे टीम के पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम उस प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं इवन फॉर द 120 मिनट्स। 2 घंटे के लिए हमने उस प्रेशर को सस्टेन किया, एंड वी एक्चुअली डिपेंड ऑन द काउंटर अटैक्स, और वो काउंटर अटैक्स लीथल होने चाहिए थे, और वो लीथल थे। इसका एक कौन सी है कि यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं सबसे पहले तो बार्सिलोना को ये कॉन्फिडेंस दिला दिया कि दे कैन एक्चुअली बीट रियल मैड्रिड, और ये चीज़ जैसे जैसे कॉन्फिडेंस था, मतलब इट वाज सो नोटिसेबल कि एक्स्ट्रा टाइम में बार्सिलोना यहाँ पे हाई प्रेस कर रही थी, देवर प्रेसिंग दी होल डिफेंस लाइन, यहाँ पर तीबो कोर्तुआ को प्रेस किया जा रहा था, और ये साफ बता रहा था कि बार्सिलोना एक्चुअली विन के लिए अब जीत के लिए जा रही है। दे आर बिलीविंग कि वो रियल मैड्रिड को यहाँ पे हरा सकते हैं, और इतना कहीं ना कहीं देखो फिर वही चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर आपने एक बार फ्रंट फुट पे आने दिया बार्सिलोना को, तो वो इवेंचुअली अगर गोल स्कोर कर दे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सिट डीप करेगी और आप यहाँ पर काउंटर अटैक नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक मैं कहूँगा कि रिस्की मूव था, बट स्टिल हम ये नहीं कहेंगे कि एंसेलोटी के प्लान के हिसाब से नहीं था, ये एंसेलोटी के प्लान के हिसाब से ही था। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं 2 पॉइंट्स जो कि मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा नोटिफाइड और इंटरेस्टिंग थे। सबसे पहले तो यार ये पॉइंट था कि ये चीज़ आई थिंक मैंने देखो इस चीज़ में तुम्हें कहा भी था कि लूका मॉड्रिच के सब्स्टिट्यूशन होने के बाद कहीं ना कहीं हमारा गेम पे से कंट्रोल हट गया, जो था वो भी हट गया, और ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा स्केप्टिकल था, क्रिटिकल था, बट स्टिल फेल्डे वेलवर्डे का गेम पे आना बहुत इंपॉर्टेंट था। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर ये तीसरे गोल से पहले का बिल्डअप है, जिस तरीके से वो पेनल्टी बॉक्स पे फेल्डे वेलवर्डे गोल डिफेंड करता है और ठीक 10-15 सेकंड बाद वो दूसरे एंड पे जाके गोल स्कोर करता है। इट शोज कि उस बंदे के पास पेस है, उस बंदे के पास वो हंगर है और वो कमिटमेंट है जो कि चाहिए था। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि लूका मॉड्रिच ये नहीं कर सकता, डेफिनेटली वो चीज़ कर सकता है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थक गए थे प्लेयर्स, एग्जॉस्टेड हो चुके थे, और हमारे तरफ से कंट्रोल हट रहा था, क्योंकि हम यहाँ पर मिडफील्ड में आउट रन हो रहे थे। विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अंसू फाटी आ चुका था, पेड्री आ चुका था, और यहाँ पर हमारे लिए दिक्कत खड़ी होती थी। फेडरे वेलवर्डे का आना बहुत इंपॉर्टेंट था। बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर, जहाँ मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि कार्लो अंसेलोटी विनीसियस जूनियर को अब यूज़ करना सीख गया है, क्या हम ये भी कहें कि कार्लो अंसेलोटी अब ओवर डिपेंडेंट हो रहा है विनीसियस जूनियर पे? क्योंकि ये इसमें कोई डाउट नहीं कि विनीसियस इस टीम को एक अलग ही डायमेंशन देता है, लेकिन फिर अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो क्या शायद से इसमें भी खड़ा हो सकता है कि अगर विनीसियस यहाँ पर नहीं होगा इस टीम में, तो क्या सामने वाली टीम को हम इतने अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जिस तरीके से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर विनीसियस पे अब ये टीम ओवर डिपेंडेंट हो रही है या नहीं। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं रोनाल्डो के इंटरव्यू से, और भाई उसने क्या लिया, मतलब इतना सैवेजरी इंटरव्यू उसने दिया ना। अब देखो यार, इंटरव्यू काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन 3 पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट थे डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्डो के एडवाइस वाले पॉइंट को। अब देखो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी ड्रेसिंग रूम में मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जहां पर मैंने अपने फुटबॉल डेली एपिसोड में आपको इस चीज को बताया भी था कि लूक शॉ है, एरन वन-बिसाका है, हैरी मैग्वायर और 1-2 प्लेयर्स और हैं जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से अपसेट हैं कि रोनाल्डो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करता है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात करता है। अगेन यहाँ पर 2 लोग बढ़ चुके थे यहाँ पे सेक्शन। एक लोग कह रहा था कि येस आपको रोनाल्डो को सुनना चाहिए, बल्कि दूसरा सेक्शन ये कह रहा था कि रोनाल्डो कौन होता है ये बताने वाला। बट रोनाल्डो ने आज के इस इंटरव्यू में सबसे पहले ये चीज़ कही कि जब मैं आया था अपने पहले स्पेल में मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तब जो मेरे से बड़े थे, जो मेरे से सीनियर प्लेयर्स थे, वो मेरे को काफ़ी हेल्दी क्रिटिसाइज़ करते थे और मेरे को एडवाइस देते थे, और मैं उनकी बात को सुनता था। उसके 2 रीज़न थे। पहला कि यहाँ पर वो बहुत मेरे से सीनियर थे और उनका बैड एक्सपीरियंस मेरे से काफ़ी ज़्यादा था, तो उनको पता है कि किस तरीके से चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से सक्सेसफुल होना है। दूसरा, यहाँ पर अगर आपको बेस्ट प्लेयर बनना है तो आपको इम्प्रूव हमेशा करना है, आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि आपको हमेशा हर मोमेंट पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट रोनाल्डो ने दिया वो काफ़ी सैवेज था। उसने कहा कि अगर आज के मैं टीम प्लेयर्स की बात करूँ तो वो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और वो एडवाइस नहीं ले सकते। ठीक है, तुम मेरी एडवाइस मत लो, डू योर वर्क एंड योर वर्क इज टू परफॉर्म एंड हेल्प द टीम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ये इतना सैवेज था ना, मतलब उसने किसी का पर्टिकुलर नाम ना लेते हुए भी उसने इतनी गंदी गांड लिया ना इनकी, वो बहुत सही था कि अगर ठीक है मेरी एडवाइस मत लो लेकिन अपना काम करो।
यहाँ पर इनडायरेक्टली मतलब ना कहते हुए भी उसने ये कह दिया कि भाई अपना स्टैंडर्ड तुम्हें ऊपर करना पड़ेगा। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर उसने कहा कि जो मेंटालिटी है ना, और ये देखो मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ स्टेटमेंट से, अगर रोनाल्डो भी इस जो ड्रेसिंग रूम में मेंटालिटी है ना इसको चेंज नहीं कर सकता, हाईली डाउट कि इसको फिर मेंटालिटी को कौन चेंज कर सकता है। ये जो वर्क कल्चर है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, इसको फिर कौन बदलेगा। अब रोनाल्डो ने इस चीज़ को कहा कि डेफिनेटली देखो ये मेंटालिटी को उखाड़ना पड़ेगा कि हम 6th पे आ रहे हैं, हम यूरोपा लीग खेल रहे हैं या फिर कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हैं, तो दिस इज गुड। ये ग्रांटेड ले रखा है अभी के प्लेयर्स ने कि ठीक है हम यहाँ पे 6 में आ रहे हैं, 4th में ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड डजंट डिजर्व देयर, वो वहाँ पर है। तो ये हमारी गलती है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय 4th के लिए फाइट करिए, 5th के लिए फाइट करिए, क्योंकि यूनाइटेड वहाँ पर डिजर्व नहीं करती। और ये चीज़ आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। उसने कहा कि अगर यहाँ पर इस मेंटालिटी को, एग्रेसिव मेंटालिटी को घुसेड़ने के लिए अगर किसी से लड़ना भी पड़े तो लड़ना पड़ेगा, अगर किसी से थोड़ा सा मनमुटाव करना पड़े तो वो भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पर इस ड्रेसिंग रूम में ये मेंटालिटी घुसेड़नी पड़ेगी कि यूनाइटेड एक्चुअली में नंबर 1, नंबर 2 या फिर नंबर 3 पर डिपेंड करता है, उससे नीचे नहीं। और ये चीज़ ज़रूरी है। यस इट्स एन, अब ये देखो आपके काफ़ी लोग अगेन 2 सेक्शन बढ़ जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि फालतू ज्ञान पेल रहा है, लेकिन एक सेक्शन ज़रूर ये चीज़ कहेगा और मैं भी उसी सेक्शन के साथ हूँ कि यूनाइटेड की इस ड्रेसिंग रूम में कौन वो प्लेयर्स हैं इनकी लास्ट ट्रॉफी 2017 में आई थी जोसे मोरिनो के अंडर यूरोपा में, और रोनाल्डो की अभी लास्ट ट्रॉफी 2021 में ही आई थी यूवेंटस के साथ। रोनाल्डो 37 साल का है, ऑलरेडी उसके पास इतने, वो बहुत कुछ कर चुका है, उसके पास फिर भी इतना हंगर है, उसके पास फिर भी ये इलीट मेंटालिटी। और ये यूनाइटेड के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में जिनका अभी तक प्राइम ईयर्स भी नहीं आए, उनके अहेड है, दे आर स्टिल एक्चुअली टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और ये यूनाइटेड में बदलना पड़ेगा, इतना बड़ा चीज़ है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट एक्चुअली में काफ़ी सपोर्टिव है राल्फ रांगनिक के रिगार्डिंग। उसने चीज़ कही है कि देखो रांगनिक को सिर्फ आए हुए 5-6 हफ्ते हुए हैं और उसको टाइम देना पड़ेगा। उसने कहा कि यह सच है कि यहाँ पर रांगनिक के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग हमने बेस्ट फुटबॉल अभी तक नहीं खेला है, उसके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हमको बेस्ट तरीके से। लेकिन एक सच ये भी है कि कहीं डिपार्टमेंट्स में हमने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है, चाहे फिर वो क्लीन शीट्स रखने की बारी हो, या फिर वो एक विजन की हो, या फिर वो एक स्ट्रक्चर की हो, हमने एक्चुअली में काफ़ी जगह इम्प्रूव किया है। अब इसके रिगार्डिंग देखो मेरे को कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा, बस ये है कि मेरे को डेजा वो होता है लुकाकू वाले इंटरव्यू को, कि किस तरीके से लुकाकू ने इंटरव्यू दिया था टुचेल के और किस तरीके से एक्चुअली में रोनाल्डो ने रांगनिक के रिगार्डिंग का है। तो ठीक है, मतलब ये एक मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं मार्कस रैशफोर्ड की। अब रिसेंट टाइम्स में आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड बहुत हेडलाइंस बना रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है, और डेफिनेटली अच्छे रीजंस की वजह से नहीं है, बुरे रीजंस की वजह से है। जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर गंदी है, पिछले 11 गेम्स में इसने गोल स्कोर नहीं किया है, ना ही आई थिंक असिस्ट किया है, और ये बहुत कुछ बताता है कि किस तरीके से लगातार इसको स्टार्टिंग 11 में जगह देते हुए भी ये बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। यानी कि एक तरीके से वो होता है कि टीम नीचे जा रही है तो ये उससे भी ज़्यादा नीचे जा रहा है, और यहाँ से अब कहीं ना कहीं कम बैक नहीं दिख रहा, और पेशेंस डेफिनेटली रन आउट होता हुआ दिख रहा है। अब रिपोर्ट में यार ये चीज़ बोली गई कि मार्कस रैशफोर्ड ने एक्चुअली में एक टाइम पे ओले गुनर सोल्शर को बताया था कि देखो यार ठीक है, मैं तुम्हारे अंडर अच्छे से खेल रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंडर रेगुलरली परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा कि मेरे को ऑन पिच जाके क्या करना है, मेरे को नहीं पता चल रहा कि मैं किस प्रोफाइल का फॉरवर्ड हूँ, मेरे को नहीं पता चल रहा कि मेरे को क्या करना है, किस तरीके इंस्टिंक्ट्स हैं और किस तरीके की मेरे को मूवमेंट्स, मतलब टैक्टिकली एबिलिटीज़ मेरे को क्या है वो मेरे को नहीं समझ में आ रही तुम्हारे सिस्टम के अंदर। और ऐसे में यहाँ पर ओले गुनर सोल्शायर ने उसको सिर्फ चुप करवाया, और यहाँ पर ये चीज़ एलिज की जा रही है कि ओले गुनर सोल्शायर की लैक ऑफ टैक्टिकल इंटेलिजेंस जो वो डेवलप नहीं कर पाया मार्कस रैशफोर्ड, उसका नतीजा ये है कि रैशफोर्ड अच्छे से नहीं खेल पा रहा भाई। अब इसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो मेरे 2 ओपिनियन है। एक सपोर्ट करता है, सपोर्ट इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं करता कि उसके पास टेक्निकल एबिलिटी नहीं है या फिर इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन एक मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट ये कि यस यहाँ पर ओले गुनर सोल्शायर बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है, और उसको बहुत प्लान्ड और ऑर्गेनाइज मूवमेंट चाहिए अपने फ्रंट फुट में, फ्रंट फॉरवर्ड्स में, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता है उनके स्टेप्स को। बट इन नो वे आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं। भाई वो बंदा स्ट्राइकर्स का ही कोच रह चुका है, वो स्ट्राइकर्स का कोच रह चुका है। भतेरे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, उसके इंटरव्यूज़ हैं, ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर ये बोला गया है, यहाँ पे दिखाता है कि उसने कितनी बार ये चीज़ बोला है कि रैशफोर्ड को मैं टैक्टिकली इंप्रूव कर रहा हूँ, रैशफोर्ड को मैं टैक्टिकली टेक्निक सिखा रहा हूँ। ना ही सिर्फ रैशफोर्ड की बात है, कवानी की बात हो, मार्शियल की बात हो, या फिर इवन ग्रीनवुड की बात हो। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई नो यार ये काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन अनस्क्रिप्टेड था भाई, कुछ भी नहीं है, कोई प्लान नहीं था, बस मैंने देखा कि एल क्लासिको पे रिव्यू बनाना है, और डेफिनेटली मैंने देखा कि भाई रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू दिया है, तो इसलिए यार ये एपिसोड बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू सो मच यार वॉच लॉन्ग पे इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच 14,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट बनाते रहे, आपको इसी तरह चैनल पे एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा। यस, आने वाले टाइम में आपको यूवेंटस और एस्टन विला दोनों पे एक एक्सक्लूसिव एपिसोड जरूर मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।